सीरीज की शुरुआत एक फ्लाइट से होती है जो रात के समय जेएफके एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली होती है। फ्लाइट में अब कैबिन क्रू एमा को दूसरा कैबिन क्रू तुरंत प्लेन के अंदर कार्गो होल के पास आने को कहता है। जहां पहुंचकर दूसरा क्रू एमा को बताता है कि नीचे कार्गो होल से कुछ आवाजें आ रही है, जैसा कि उसके अंदर कोई जीवित हो। जिसकी तुरंत ही बाद अचानक से कार्गो होल का दरवाजा तोड़कर एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकलता है जो उन दोनों पर हमला कर देता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि फ्लाइट अब लैंड हो चुकी है, पर एयरपोर्ट के अधिकारियों का प्लेन के अंदर पायलट से कोई भी कनेक्शन नहीं मिल पा रहा था। जो समझने पर अब एयरपोर्ट इंचार्ज बिशप तुरंत सरकारी एजेंट्स को इस घटना के बारे में सूचित करता है, क्योंकि सिक्योरिटी को एक टेररिस्ट अटैक लग रहा था। पर सीडीसी यानी के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का एक मेंबर एफआरएम उन्हें ये खतरनाक वायरस होने का बताता है, जिसे सुनकर सिक्योरिटी को पीछे हटना पड़ता है और अब सीडीसी अपनी जांच शुरू कर देती है। दूसरी तरफ हम एक पुरानी शॉप में एक बूढ़े आदमी सेट्रैकियन को देखते हैं जो टीवी में उसी फ्लाइट की न्यूज देख रहे थे, जिसकी तुरंत बाद वो अपने बेसमेंट में जाते और एक जार को देखते हुए बात करते कि दुश्मन वापस आ गए और इस बार पिछले बार से भी ज्यादा खतरनाक है। इधर एफआरएम और नोरा जो सीडीसी के मेंबर थे वो सूट पहनकर फ्लाइट के अंदर जाने के लिए तैयार हो जाते, जहां अंदर जाने पर वो सभी लोगों को अपने अपने सीट्स पर मरा पाते और उन लोगों के शरीर में कोई बाहरी चोट भी नहीं मिलती। जीसी के साथ उन्हें प्लेन के अंदर यूवी लाइट से देखने पर काफी अमोनिया मिलती है, पर वो इतनी भी खतरनाक नहीं थी कि सारे लोगों की मौत की वजह बन सके। नोरा पायलट के केबिन में जाती है जहां पायलट्स भी मरे हुए थे, पर तभी अचानक से एक पायलट जाग जाता है और साथ ही 3 और पैसेंजर्स भी जो अब भी जिंदा थे, जिन्हें देखकर एफएम रेडियो पर सर्वाइवर्स के जिंदा होने की खबर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक कंपनी स्टोन आर्ट ग्रुप जिसका चेयरमैन पाल्मर होता है, उसके लोगों से खबर करते कि कार्गो लैंड हो चुकी है, जिससे हमें ये समझ आता है कि पाल्मर को लोगों की हुई रहस्यमय मौत के बारे में कुछ तो पता है। इधर उन चारों सर्वाइवर्स को क्वारंटीन कर दिया जाता है। वहीं एफएम और नोरा पायलट से बात करते हैं, पर उसे भी लैंडिंग के बाद से कुछ याद नहीं था, जिसके बाद फिर सीडीसी के एक और मेंबर जिम को प्लेन से कॉफिन के जैसा बॉक्स मिलता है, जिस पर वो इस बारे में एफएम को बताता है। अब आगे बॉक्स को खोलने पर वो सारे उसे मिट्टी से भरा पाते हैं, इसलिए अब एफएम मिट्टी के सैंपल टेस्ट के लिए भेज देता है। वहीं एयरपोर्ट का इंचार्ज बिशप फोन पर किसी से बात कर रहा था और तभी उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है, जिसका पीछा करते हुए उसे वही अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है, जिसके पास जाने पर वो क्रीचर उठ जाता है और फिर अपने टेंटिकल से बिशप का पूरा खून चूस लेता है और आखिर में उसे मारकर वहां से फरार हो जाता है। दूसरी तरफ चेयरमैन पार्मर का एक खास आदमी आइकोस एक गैंगस्टर गस को एयरपोर्ट से वो कॉफिन वाला बॉक्स चोरी करके लाने का काम देता है, इसलिए गस कुछ पैसों और अपने भाई के क्रिमिनल रिकॉर्ड को क्लियर करने के बदले काम करने को राजी हो जाता है। जहां फिर आइकोर्स उसे एक बिजनेस कार्ड भी देता है, जिससे उसे एयरपोर्ट के अंदर जाने का एक्सेस मिल जाएगा। वहीं इधर वो बूढ़ा आदमी सेट्रैकियन भी एयरपोर्ट के अंदर आता है और प्लेन से जुड़े इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है। दूसरी तरफ एफएम पैसेंजर के परिवार से मिलता है और उन सबको बस 4 सर्वाइवर्स के जिंदा होने की खबर देता है और साथ ही अननोन वायरस की वजह से उन्हें पैसेंजर्स की लाश भी वापस करने से इनकार कर देता है, जिस पर सारे परिवार मेंबर का गुस्सा बढ़ जाता है। इसलिए वो सारे 48 घंटे के अंदर इस घटना की पूरी जानकारी की मांग करते हैं। अब अगले सीन में एक मेडिकल एग्जामिनर नोरा और एफएम को सारे लाशों में सफेद पस से भरे होने की खबर देता है, इसलिए अब नोरा और एफएम एरोप्लेन की फिर से जांच करने के लिए निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ सेट्रैकियन आते हैं और उन दोनों को तुरंत सारी लाशों और कॉफिन बॉक्स को जला देने को कहते हैं, जिससे ये शहर आने वाले खतरे से बच सके। पर एफएम को वह एक पागल लगता है, जिसके पास से उन्हें एक तलवार भी मिलती है, इसलिए सिक्योरिटी सेट्रैकियन को अरेस्ट कर लेती है। आगे अब एफएम और नोरा को प्लेन के कार्गो में बहुत सारे छोटे छोटे वर्म्स और साथ ही मिट्टी के कण मिलते हैं, जिसे देखते ही वो दोनों तुरंत कॉफिन के पास जाते हैं, पर कॉफिन उन्हें अपनी जगह पर नहीं मिलता, इसलिए अब एफएम सिक्योरिटी को एयरपोर्ट सील कर देने का आदेश देता है और साथ ही गाड़ियों को चेक करने को कहता है। वहीं वो गैंगस्टर गस कॉफिन को अपनी वैन में रखकर एयरपोर्ट से निकलने लगता है, पर सिक्योरिटी उसे रोक लेती है और तभी वहाँ जिम आता है, जिसे गस अपना दिया गया बिजनेस कार्ड दिखाता है, जिसे देखकर जिम उसे जाने देता है, जिसकी मदद से गैंगस्टर वहाँ से सही सलामत कॉफिन के साथ निकल जाता है। वहीं इधर मेडिकल एग्जामिनर जब लाशों को एग्जामिन कर रहा था तभी सारी लाशें रेजरेक्ट हो जाती है और मेडिकल एग्जामिनर पर हमला कर देती है। फिर अगले सीन में हम एक बच्ची एमा जो मरे हुए पैसेंजर्स में से एक थी उसे जिंदा अपने घर लौटते हुए देखते हैं, जहां उसके पिता भी बिना सोचे समझे उसे फिर से देखकर बहुत खुश होते हैं।
जिसके साथ ये पहला एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है। अब दूसरे एपिसोड की शुरुआत गस से होती है, जो उस वैन को लेकर आइकोस के बताए जगह पर पहुंचता है। पर जब उसे वहाँ कोई नहीं मिलता तब वो जिज्ञासा में कॉफिन को देखने लगता है, लेकिन तभी कॉफिन अपने आप हिलने लगता है, जिसे देखकर डर के मारे गस अपनी वैन और कॉफिन को वहीं छोड़कर भाग जाता है। वहीं एयरपोर्ट पर एफ्रम को बिशप की लाश मिलती है, जिसके पास से वैसे ही एमोनियम पैचेज मिलते हैं। दूसरी तरफ क्वारंटीन हुए चारों सर्वाइवर्स फिर से अपने घर जाने का फैसला करते हैं, पर एफ्रेम उन्हें यहाँ से जाने से मना करता है, क्योंकि अभी तक प्लेन का रहस्य पता नहीं चला था। जिस पर अब उनमें से एक सर्वाइवर जॉन हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज वालों को फोन करती है, जहाँ हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्सेज वाले इस क्वारंटीन को इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं। इतना ही नहीं, एफ्रेम को इसके लिए सस्पेंड भी कर दिया जाता है। वहीं जेल में पाल्मर का आदमी आइको सट्रैकन से मिलने आता है और बताता है कि मास्टर उसे देख रहा है, जो सट्रैकन को बिल्कुल समझ नहीं आता। इधर क्वारंटीन कैंप से निकलने पर नोरा और एफ्रेम पायलट से मिलने आते हैं और उनसे कॉफिन के बारे में पूछते हैं, जहां पायलट बताता है कि कॉफिन फ्लाइट में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स द्वारा लोड किया गया था। अब आगे की सीन में बाकी सर्वाइवर्स को एक साथ लंच पर देखते हैं, जहां अचानक में जॉन और बॉलविंगर को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पाल्मर का असिस्टेंट उसे खबर देता है कि उन्हें पाल्मर के लिए एक अच्छा लीवर डोनर मिल गया है, क्योंकि पाल्मर को लीवर की बीमारी थी। पर पाल्मर अपने असिस्टेंट को डोनर के लिए मना कर देता है और डोनर को बस बैकअप प्लान में रखने को कहता है। इधर पायलट की तबीयत अचानक से बहुत खराब होती है, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। जिन्हें देखने हॉस्पिटल में नोरा और एफ्रेम जाते, जहां उन दोनों को भी यूवी लाइट से पायलट के शरीर को देखने पर वही वॉर्म्स दिखाई देते। उसी समय फिर एमा के पिता भी एफ्रेम को कॉल करते और उसे एमा को फिर से भेजने के लिए धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनते ही एफ्रेम और नोरा के होश उड़ जाते, क्योंकि एमा तो मर चुकी थी। इसलिए बिना समय गवाए दोनों इसकी जांच करने के लिए तुरंत मुर्दाघर के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ पाल्मर और आइकोस को कॉफिन मिल जाता है और अब पाल्मर के कॉफिन को खोलने पर द क्रीचर यानी कि द मास्टर प्रकट होता है, जिसे देखकर पाल्मर काफी खुश होता है। इधर नोरा और एफ्रेम मुर्दाघर पहुंचते, जहां उन्हें एक भी पैसेंजर की लाश नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ देखते देखते एमा के डरावने टेंटिकल्स निकल आते, जिनकी मदद से वो अपने पिता की ही जान ले लेती है। जिसके साथ ही ये एपिसोड 2 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 3 की शुरुआत एक बिना नाक वाले एक अजीब से क्रीचर से होती है, जो एक रबर वाली नाक और स्किन अपने शरीर पर लगा रहा था, जिससे वो इंसानों की तरह लग सके। जहां आगे में पता चलता है कि ये क्रीचर कोई और नहीं बल्कि पाल्मर का खास आदमी आइकोस है, जो एक वैम्पायर है। वहीं दूसरी तरफ जिम, जिसने उस कॉफिन वाली वैन को एयरपोर्ट से भागने में मदद की थी, वो आइकोस से मिलने जाता है और उसे धमकी देता है कि वो कॉफिन के बारे में सब कुछ पुलिस को बता देगा। पर इसके बदले आइकोस उसे कुछ ड्रग्स और पैसे देता है, जिससे वो अपनी पत्नी का इलाज कर सके, जिसे कैंसर है। और अब अपने पत्नी के लिए जिम इस सौदे के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ एक और सर्वाइवर एंसोल की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, जिसके अब दांत फैंग्स में बदलना शुरू हो गए थे, और साथ ही उसे एक बहुत ही तेज आवाज भी सुनाई देने लगती है। जहां आगे वो अपने फ्रिज के पास जाता है और वहां से कच्चा मांस निकाल कर खाने लगता है, जिसे ऐसा करते ही देख उसकी पत्नी देख लेती है, जो देख कर वो बहुत ही डर जाती है। वहीं अगले दिन सट्रैकन जेल से छूट जाते और जेल के बाहर नोरा को अपने लिए इंतजार करता हुआ पाते, जिसे देखते ही सट्रैकन उसे वापस से सारी लाशों और पैसेंजर ढूंढकर जला देने वाली बात कहता है। पर नोरा को ये बात अब भी समझ नहीं आती। अब आगे में एक पेस्ट कंट्रोल स्पेशलिस्ट वेसेली को देखते, जो एक अपार्टमेंट से रैट्स भगाने जाता है, जहां वो नोटिस करता है कि शहर के सारे रैट्स नदी के पास जा रहे हैं। दूसरी तरफ सट्रैकन भी अपने शॉप में जाते हैं, जहां एक हैकर आती है, जो उसे प्लेन के सारे पैसेंजर्स की लिस्ट देती है, जहां उसमें फर्स्ट पैसेंजर एमा थी। इसलिए अब सट्रैकन सारे पैसेंजर्स को मारने की मिशन पर निकल जाता है। उधर जिम, एफ्रेम और नोरा को हॉस्पिटल में पायलट कहीं नहीं मिलता, इसलिए अब वो तीनों पायलट को ढूंढने लग जाते हैं। जहां आगे जिम को पायलट बेसमेंट में खून से भरे हुए बैग्स पीता हुआ देखता है, जो अब जिम को अपने टेंटेकल से मारने ही वाला होता है कि तभी वहां नोरा और एफ्रेम आ जाते हैं, जहां एफ्रेम फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से पायलट को मार डालता है, जिसके साथ ही एपिसोड 3 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत पिछले एपिसोड के समाप्त होने के ठीक बाद से होती है, जहां पायलट को मारने के बाद नोरा को सट्रैकन की बात याद आती है कि उसने सभी लाशों को जलाने के लिए कहा था, पर पायलट को जलाने से पहले एफ्रेम पायलट के शरीर की जांच करना चाहता था। दूसरी तरफ एंसोल की पत्नी एन मरी एंसोल के अजीब बर्ताव को देखकर अपने दोनों बच्चों को अपनी बहन के घर छोड़ने जाती है, पर बच्चों को छोड़कर फिर से घर आने पर एन मरी
फाइनली घर के बाहर अपने कुत्ते को मरा पाती है और फिर आगे अपने घर के बाहर वाले आउट हाउस में जाने पर वो वहाँ एंसोल को पाती है जो अचानक से उस पर हमला कर देता है। पर भाग्य से एंसोल ने पहले ही अपने आप को चैन से बांध कर रखा था ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। वहीं यहाँ पाल्मर और आइको से एक हैकर से मिलते जो उस हैकर को कुछ पैसे के बदले इंटरनेट को हैक करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नोरा और एफ्रेम पायलट के शरीर की जांच करते हैं और जिम उनकी वीडियो बनाने का काम करता है। जांच करते समय वो पायलट के शरीर के अंदर बहुत से बदलाव नोटिस करते हैं। साथ ही उसके शरीर से 6 फुट लंबे टेंटिकल्स भी मिलते हैं जिन सब के दौरान वो देखते कि पायलट ने अपना जेंडर भी खो दिया। अब ये देखकर जिम को अपनी गलती का अंदाजा हो जाता है जो तुरंत एफ्रेम को रिवील कर देता है कि उसी ने उस वैन को जाने दिया जिसके अंदर वो कॉफिन था। जो जानने के बाद एफ्रेम को जिम पर बहुत गुस्सा आता है जिसके बाद वो और नोरा गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। अब दूसरी सीन में हम एन मैरी को देखते हैं जो अपने मरे हुए कुत्ते को दफना देती है और फिर अपने एक पड़ोसी को अपने आउट हाउस में बंद कर देती है जिससे एंसोल का पेट भर सके। उधर स्टोनर कंपनी में पैल्मर की तबीयत अचानक ही खराब हो जाती है इसलिए डॉक्टर्स उसे तुरंत लीवर ट्रांसप्लांट की सलाह देते हैं। वहीं आगे नोरा और एफ्रेम एमा के घर जाते हैं जहां बेसमेंट में वो एमा को पाते हैं जो इन्फेक्टेड हो चुकी थी जो अपने टेंटिकल से उन पर हमला कर देती है। पर तभी वहाँ सेट्रैकियन आ जाता है जो अपनी तलवार से एमा का सिर धड़ से अलग कर देता है। पर तभी एमा के पिता वहाँ पहुंच जाते हैं जो खुद भी अब इन्फेक्टेड हो चुके थे जिन्हें देखते ही सेट्रैकियन अपनी तलवार से उनका गला भी काट देते जिसके बाद सेट्रैकियन नोरा और एफ्रेम को शरीर से निकलने वाले वर्म से दूर रहने का सुझाव देते। अब अपने सामने ऐसा भयानक मंजर देखते हुए एफ्रेम सेट्रैकियन के साथ उनके मिशन में जुड़ने के लिए राजी हो जाता है पर नोरा किसी दूसरे सोल्यूशन की उम्मीद में उनका साथ नहीं देती जो चुपचाप वहाँ से चली जाती है जिसके साथ ही एपिसोड 4 यहीं समाप्त हो जाता है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत होती है अगली सुबह से जहाँ सेट्रैकियन एफ्रेम को बताते हैं कि इन सब चीजों के पीछे एक एंशिएंट क्रीचर द मास्टर है जो एक वैम्पायर है जो अपने विक्टिम्स का खून पीकर उन्हें इन्फेक्ट करता है और मास्टर ने उन 4 पैसेंजर्स को इसलिए जिंदा छोड़ दिया जिससे वो और भी लोगों को इन्फेक्ट कर सके। वो अब एफ्रेम को अपना प्लान बताते हैं कि वो प्लेन के हर एक पैसेंजर को जलाने वाले जो अब तक इन्फेक्ट भी हो चुके होंगे जिसके बाद वो सबसे पहले एंसोल के घर के लिए निकल पड़ते पर निकलने से पहले सेट्रैकियन एफ्रेम को एक सिल्वर गन देता है जिससे इन्फेक्टेड लोग कमजोर पड़ जाते हैं और उन्हें मारना आसान हो जाता है। उधर नोरा को कॉल आता है कि उसकी बीमार माँ नर्सिंग होम से भाग गई थी पर उन लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया लेकिन आखिर में वो नोरा को चेतावनी भी देते कि अगर अगली बार फिर से ऐसा हुआ तो उन्हें उसकी माँ को वहाँ से निकालना होगा। वहीं एफ्रेम और सेट्रैकियन एंसोल के घर पहुंच जाते जहाँ उन्हें एंसोल की पत्नी अनमेरा मिलती है जिसे देखते ही सेट्रैकियन अपनी सिल्वर मिरर निकालकर उसके चेहरे के सामने रख देते जिससे अगर एनमेरा इन्फेक्टेड होगी तो वो वाइब्रेट होगा पर ऐसा नहीं होता क्योंकि वो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुई है। अब इसके बाद एफ्रेम और सेट्रैकियन आउट हाउस जाते जहाँ एंसोल था जो अब इन्फेक्टेड एंसोल को देखते ही एफ्रेम अपनी सिल्वर गन से उसे शूट कर देता है और साथ ही उस पड़ोसी को भी जो कुछ ही देर में इन्फेक्ट होने वाला था और फिर दोनों मिलकर आउट हाउस को जला देते और अपने अगले मिशन के लिए निकल जाते। वहीं दूसरी तरफ स्टोनहार्ट ग्रुप में पाल्मर होश में आ जाते जिनका कुछ देर पहले ही लीवर ट्रांसप्लांट हुआ था पर डॉक्टर्स के अनुसार अब पाल्मर का शरीर एक और सर्जरी नहीं बर्दाश्त कर पाएगा क्योंकि उनका शरीर ऐसे बहुत से सर्जरी से गुजर चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन जो एक सर्वाइवर में से एक थी उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन खराब हो रही थी यानी कि वो भी धीरे धीरे इन्फेक्शन का शिकार हो रही थी। जॉन की अब अजीब हालत देखते हुए उसकी केयरटेकर घर का सामान पैक करती है और जॉन के बच्चों को अपने घर लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ पेस्ट कंट्रोलर वैसेलरी सोच में पड़ा हुआ था कि शहर के सारे चूहे नदी की तरफ क्यों जा रहे थे जो जानने के लिए वो अब एक अंडरग्राउंड टनल में जाता है जहाँ हर तरफ उसे अमोनिया के पैचेस दिखाई देते और तभी अचानक में कई वैम्पायर्स निकलकर उसके सामने आ जाते जिन्हें देखकर सहमा हुआ वैसेली तुरंत टनल से बाहर आ जाता है पर घाई घाई में वो टनल को बंद करना भूल जाता है लेकिन धूप की रोशनी की वजह से वैम्पायर्स अभी तो बाहर नहीं आ पाते। अब अगले सीन में नोरा नर्सिंग होम अपनी माँ से मिलने जाती है जहाँ अचानक से ही सारे लोग भागने और चिल्लाने लगते हैं। वहीं नोरा एक वैम्पायर को देखती है जिसे देखकर नोरा जान बचाकर तुरंत अपनी माँ को लेकर वहाँ से बाहर निकलती है। इधर एफ्रेम पायलट की वीडियो अपने बॉस को दिखाता है और तुरंत सारे पैसेंजर्स को क्वारंटीन करने का सुझाव देता है पर उसका बॉस ऐसा करने से मना कर देता है। वहीं जिम को अंदाजा हो जाता है कि पूरे शहर में इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है जो ऑब्जर्वेशन वो एफ्रेम से शेयर करता है और ये भी बताता है कि उसके बॉस के पास एफ्रेम की वीडियो है जिसमें वो पायलट के शरीर की जांच कर रहा है जो गैर कानूनी है। इसलिए मुश्किल को देखते हुए
हुए जिम एफ्रेम को तुरंत यहाँ से भाग जाने को कहता है। जहाँ जाते जाते एफ्रेम अपना सिम कार्ड भी निकाल कर फेंक देता है ताकि उसे ट्रैक ना किया जा सके, जिसके साथ ही एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत आइकोस से होती है, जो अपने असली वैम्पायर के रूप में एक रूम में जाता है जहाँ पहले से ही एक आदमी जंजीर से बंधा हुआ था। आइकोस अब चैन की मदद से उस आदमी को अपनी तरफ खींचता है और फिर अपने टेंटेकल की मदद से उस आदमी का खून पी लेता है। दूसरी तरफ एफ्रेम की पत्नी कैली, जिससे उसका डिवोर्स हो चुका था, FBI के एजेंट्स उससे एफ्रेम के बारे में पूछने आते हैं पर उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। पर FBI एजेंट्स के जाते ही वहाँ एफ्रेम आ जाता है, जो कैली और अपने बेटे जैक से मिलकर कैली को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जैक के साथ शहर से दूर जाने को कहता है। पर तभी कैली का बॉयफ्रेंड मैट वहाँ आ जाता है, जो FBI को बुला लेता है, जो अब सही समय पर पहुंचकर एफ्रेम को अरेस्ट कर लेते हैं। पर FBI के जाने के बाद कैली मैट पर बहुत गुस्सा होती है और उसे धमकाती कि मेरे परिवार के मैटर से दूर रहे। दूसरी तरफ सेट्रैकन अपने मिशन को पूरा किए जा रहा था, जहां उसने अभी तक बहुत से वैम्पायर्स को मार दिया था। वहीं इधर नोरा को जिम से एफ्रेम के अरेस्ट होने की खबर मिलती है, जिसके साथ ही नोरा के घर के बाहर भी FBI एजेंट्स पहुंच जाते हैं, जो समझते ही नोरा अपने सामान के साथ पीछे के दरवाजे से भाग निकलती है। अब आगे एक टनल में आइकोस उसी गस से मिलने आता है जिसने कॉफिन को चुराया था, और इस बार वो उसे हॉस्पिटल के पायलट के शरीर को ठिकाने लगाने का काम देता है। पर इस बार गस ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन आइकोस की ताकत के आगे उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। वहीं इधर जिम अपने दोस्त के साथ पायलट के शरीर को हॉस्पिटल से चुरा लेता है और उसे नदी में फेंकने लगता है, पर उसका दोस्त गलती से बैग को खोल देता है, जिसके साथ ही पायलट के टेंटेकल्स उसे दिख जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। वहीं पेस्कन टूनल वैसेली जब अपने ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि उसके कलीग्स वैम्पायर में बदल चुके हैं, जिन्हें देखते ही वैसेली खिड़कियां खोल देता है, जिससे सारे वैम्पायर सूरज की रोशनी से जलकर मारे जाते हैं। यहाँ हेडक्वार्टर में एफ्रेम FBI एजेंट्स को शहर में चल रही घटना के बारे में बताता है, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसलिए उन्हें यकीन दिलाने के लिए एफ्रेम उन्हें वो लाशें दिखाने ले जाता है, जहाँ ट्रैफिक में एफ्रेम को सड़क पर एक वैम्पायर दिखाई देता है, जो एजेंट्स भी देखकर चौंक जाते हैं। इसलिए वो ऑफिसर तुरंत उन वैम्पायर्स को मारने बढ़ते, पर खुद ही उसका शिकार बन जाते, जिसे देखते ही एफ्रेम जान बचाकर वहाँ से भाग निकलता है। जहाँ से भागकर वो तुरंत सेट्रैकन के पास जाता है और उसके मिशन में फिर से जुड़ जाता है, जिसके बाद अब सेट्रैकन उसे अपनी बेसमेंट में ले जाता है, जहाँ पहले से ही नोरा और उसकी माँ थी, और इस बार नोरा भी उनका साथ देने को राजी हो जाती है, जिसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 7 की शुरुआत जॉन के पति से होती है, जो लंबे समय के बाद अपने देश लौटा था। जहां आते उसे केयरटेकर का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि जॉन बहुत बीमार है, इसलिए उसके बच्चे केयरटेकर के घर पर ही है। पर तभी उस पर एक वैम्पायर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से वो बचकर घर के अंदर आ जाता है। पर अंदर आते ही उसकी पत्नी उसे मार देती है, जो अब खुद वैम्पायर में बदल चुकी थी। उधर सेट्रैकन अपना प्लान नोरा और एफ्रेम को समझाते, जिसकी मदद से वो वैम्पायर्स के लीडर मास्टर को ही मार देंगे, जिससे सारे वैम्पायर्स भी मारे जाएंगे। पर एफ्रेम को ये सब नामुमकिन लग रहा था, जिस पर फिर सेट्रैकन उसे उस पर भरोसा रखने को कहते हैं। इसलिए अब सभी मास्टर तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। उधर जिम अपनी पत्नी के साथ शहर छोड़कर जाने का प्लान बनाने लगता है, पर तभी वहाँ नोरा, एफ्रेम और सेट्रैकन आ जाते हैं, जिनके समझाने पर जिम भी उनके प्लान में शामिल हो जाता है। पर अब उसकी पत्नी अकेले ही वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अब सेट्रैकन जिम से सवाल करते हैं कि कॉफिन किसने मंगवाया था। और अब आइकोस के बारे में पता चलने पर वो तीनों तुरंत मास्टर तक पहुंचने के लिए जिम और आइकोस के बीच एक मीटिंग रखवाते हैं, इस बहाने से कि जिम को पायलट की लाश ठिकाने लगाने के लिए और पैसे चाहिए। लेकिन मीटिंग के दौरान जिम इतना डरा हुआ था कि आइकोस को उसे देखकर पता चल जाता है कि इन सब के पीछे सेट्रैकन ही होगा। इसलिए अब आइकोस जिम को धमकी देता है कि उसने अगर सेट्रैकन का प्लान उसे नहीं बताया तो वो उसे भी काटकर इन्फेक्ट कर देगा। अब इसके बाद आइकोस वहां से निकलकर एक सबवे कंस्ट्रक्शन जोन की तरफ चला जाता है, जिसके बाद जिम नोरा और एफ्रेम के पास जाता है और उन दोनों को खबर कर देता है कि आइकोस को सेट्रैकन के बारे में पता चल गया है और अब वो उन्हें ही ढूंढ रहा है। इसलिए अब तीनों मिलकर सेट्रैकन को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ सेट्रैकन एक सबवे ट्रेन के अंदर आइकोस को देखता है और फिर आगे आइकोस के एक प्लेटफॉर्म पर उतरने पर वो भी वहीं उतर जाता है और उसका पीछा करता है, और फिर आखिर में अपने तलवार से उस पर वार भी करता है। पर इसका आइकोस पर कुछ भी असर नहीं होता। लेकिन तभी वहाँ एफ्रेम, नोआ और जिम पहुंच जाते हैं, जो मिलकर आइकोस को घेर लेते हैं। पर दुर्भाग्य से तभी वहाँ से एक ट्रेन गुजर जाती है, जिसका फायदा उठाकर आइकोस वहाँ से भाग निकलता है।
दूसरी तरफ जॉन के बच्चे जो केयरटेकर के घर थे वो फिर से अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगते हैं। इसलिए केयरटेकर बच्चों को लेकर जॉन के घर पहुंच जाती है, जहाँ वो जॉन के पति को अधमरा पाती है और तभी अचानक से जॉन भी आ जाती है जो अब उन सब पर हमला कर देती है। पर किसी तरह सभी जॉन से बचकर अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जॉन और साथ ही एक और वैम्पायर दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं, जहाँ वो वैम्पायर जॉन की बेटी को मारने ही वाला होता है। लेकिन सही समय पर वहाँ एक अजनबी आता है जो दोनों वैम्पायर को शूट करके मार गिराता है। अब जब इसके बाद सभी लोग कमरे से बाहर आते तो वो देखते कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि काले रंग का शर्ट पहना हुआ एक वैम्पायर था, जिसके साथ उसके और 4 साथी थे। वो बच्चों को देखते कि वो ठीक है या नहीं और उन्हें वहाँ से जाने को कहते हैं। पर केयर टेकर की बेटी सेबेस्टियन को देखकर वो उसे वहीं शूट करके मार देते हैं, जिसके साथ ही एपिसोड 7 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 8 की शुरुआत पिछले एपिसोड के समाप्त होने के ठीक बाद से होती है, जहाँ से ट्रैकन सभी को बताता है कि आइकोस के साथ हुई हाथापाई अब किसी तरह मास्टर तक भी पहुंच जाएगी, इसलिए अब उन्हें और भी सतर्क होना पड़ेगा। इस वक्त सभी सबवे के टनल के अंदर ही मौजूद थे और बाहर रात भी हो गई थी, जिसके बाद अब वो सभी एक दवाओं की दुकान जाते पर वो उसे बंद पाते, इसलिए अब एफ्रन दरवाजा तोड़ देता है और अब सभी अंदर यूवी लाइट को चुराने चले जाते। वहीं अंदर उन्हें वैसेली भी मिलता है जो खुद भी यूवी लाइट की तलाश में वहाँ आया था, ताकि वो यूवी लाइट को वैम्पायर्स के खिलाफ इस्तेमाल करके वैम्पायर्स को मार सके। अब जब वैसेली को सेट्रैकन के मिशन के बारे में पता चलता है तो वो उन सब के साथ भी यूवी लाइट्स को बांट लेता है और खुद भी उनके मिशन में जुड़ जाता है, जिससे वैम्पायर्स का खात्मा हो सके। अब अगले सीन में हम एफ्रेम, नोरा और जिम को एक कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खाने पीने का सामान लेने जाते देखते हैं, जबकि वैसेली और सेट्रैकन बाहर ही उनका इंतजार करते हैं। पर तभी स्टोर के बाहर बहुत से वैम्पायर आ जाते हैं, इसलिए अब सेट्रैकन और वैसेली मिलकर उन्हें समाप्त करने लगते हैं। पर वैम्पायर्स की तादाद बढ़ती रहती है, इसलिए जिम यूवी लाइट्स को ऑन करके वैम्पायर्स को मारने लगता है। पर एक वैम्पायर जिम पर हमला करके उसे चोट पहुंचा देता है, इसलिए अब सभी जिम को स्टोर के अंदर ले आते हैं। पर स्टोर के अंदर पहले से मौजूद लोगों को यकीन नहीं होता कि बाहर सच में वैम्पायर्स है, इसलिए कुछ लोग स्टोर के बाहर चले जाते हैं, जिससे वो वैम्पायर्स का शिकार बन जाते हैं। लेकिन एफ्रेन उनमें से एक लड़की डच को वैम्पायर से बचाकर फिर से स्टोर में ले आता है, जो एक हैकर भी थी। आगे अब सेट्रैकन सभी को बताता है कि मास्टर ने उसी को पकड़ने के लिए स्टोर के बाहर और भी वैम्पायर्स को भेजने वाला है, जिसके पहले ही सभी को स्टोर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। वहीं नोरा को जिम का जख्म देखकर कुछ अजीब सा लगता है, जिस पर वो यूवी लाइट से जिम को देखने लगती है, जहां नोरा को जिम के जख्म के अंदर वही वर्म दिखाई देते हैं। इसलिए एफ्रेम और नोरा बिना किसी देरी किए जिम की जख्म को काट कर उस वर्म को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन तभी वैम्पायर स्टोर के दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, जिसे देखकर सभी यूवी लाइट्स लेकर स्टोर के बाहर निकल जाते हैं। पर तभी बाहर भी वैम्पायर्स की तादाद बढ़ने लगती है और साथ ही स्टोर की लाइट भी चली जाती है, इसलिए अब सभी मजबूरन फिर से स्टोर के अंदर आ जाते हैं, जहां अब एफ्रेम जिम के अंदर एक और वर्म देखता है और अब जिम को फिर से यूवी लाइट से देखने पर पता चलता है कि उसके पूरे शरीर के अंदर वर्म्स भर चुके हैं। इसलिए अब जिम सभी से उसे मार देने को कहता है, क्योंकि वो एक वैम्पायर में नहीं बदलना चाहता। पर एफ्रेम उन्हें जिम को मारने नहीं देना चाहता था, इसलिए अब वैसेली खुद ही जिम को सिल्वर बुलेट से शूट करके मार देता है, जो देखकर एफ्रेम और नोरा बहुत ही उदास होते हैं। पर उनकी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि तभी स्टोर की छत एकदम से टूट जाती है, जिसमें से वैम्पायर्स आने लगते हैं। इसलिए अब सभी स्टोर से बाहर भागने लगते हैं और यूवी लाइट की मदद से वैम्पायर से बचकर सभी वैम्पायर्स को आग लगा देते हैं और फिर एक ब्रेड के ट्रक में बैठकर वहां से भाग पड़ते हैं, जिसके साथ ये एपिसोड 8 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 9 की शुरुआत एफ्रेम की पत्नी कैली की फ्रेंड डियाना से होती है, जो एफ्रेम और कैली के बेटे जैक को घर छोड़ने आई थी। वो जैक को दरवाजे पर ही छोड़कर चली जाती है, पर अब जब जैक अंदर जाता है तो उसे वहाँ मैट मिलता है, जो पहले से ही वैम्पायर बन चुका था और जैक को भी इन्फेक्ट करने वाला था। लेकिन भाग्य से सही समय पर वहाँ एफ्रेम आ जाता है, जो सिल्वर नाइफ से मैट को मार डालता है। जैक अब एफ्रेम को बताता है कि कैली मिसिंग है, जहाँ सेट्रैकन बताता है कि अगर कैली वैम्पायर में बदल गई होगी तो वो जैक को वैम्पायर बनाने के लिए आ रही होगी। इसलिए वेफरन जैक को सेट्रैकन के साथ भेज देता है और खुद नोरा के साथ मैट की लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहीं रुक जाता है, जहां वैन में जैक अपनी मां कैली के मिसिंग होने की वजह से और साथ ही मैट की मौत की भी वजह से एकदम दुखी था। जहां फिर सेट्रैकन उसे शांत करने के लिए वैम्पायर्स के बारे में बताता है। अब इसके बाद वेसिली और डच भी वैन में आ जाते हैं और सेट्रैकन की शॉप में जाते हैं, जहां बेसमेंट में जाकर वेसिली के साथ सेट्रैकन मास्टर की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। उधर एफ्रेम और नोरा मैट की लाश को जला देते हैं, जिसके बाद वो दोनों जिम की मौत का शोक मनाते हैं, जिस दौरान ही नोरा और एफ्रेम एक दूसरे के बहुत करीब
आ जाते और अंत में इंटीमेट भी होते। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर गस और उसका दोस्त फेलिक्स को पुलिस पकड़कर वैन से जेल ले जा रही थी, पर फेलिक्स तब तक इन्फेक्ट हो चुका था, इसलिए रास्ते में ही वो वैम्पायर में बदल जाता है जो बाकी कैदियों और ड्राइवर पर हमला करने लगता है, जिससे वैन क्रैश हो जाती है। जहाँ एक पुलिस ऑफिसर जो क्रैश में बच गया था वो आकर वैन का दरवाजा खोल देता है और फिर अंत में वो भी फेलिक्स का शिकार हो जाता है, जिसे देखकर गस ऑफिसर की गन लेकर फेलिक्स को शूट करके उसे ही मार देता है और फिर ऑफिसर की चाबी से अपनी हथकड़ी खोलकर वहां से भाग निकलता है। इधर एफ्रेम और नोरा भी सट्रैकियन के शॉप में आ जाते हैं जहां बाकी सब भी मौजूद थे। वहीं जैक एफ्रेम से कैली के बारे में पूछता है, पर एफ्रेम उसे कैली को अगले दिन ढूंढने का वादा करता है, जिसके साथ ही एपिसोड 9 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 10 की शुरुआत जैक से होती है जो अगली सुबह लैपटॉप लेकर कैली की फोन की लोकेशन ट्रेस करने लगता है, जहां लोकेशन मिलने पर वो एफ्रेम को इस बारे में बताता है। इसलिए अब एफ्रेम कैली की फोन के बताए गए लोकेशन पर पहुंच जाता है, जहां उसे कैली तो नहीं पर एक औरत मिलती है जो उसे कैली के कार तक ले जाती है। अब सीन चेंज होता है और 32 घंटे पहले हम कैली को घर में देखते हैं, जहां मैट जो पहले ही इन्फेक्ट हो चुका था वो कैली पर अटैक कर रहा होता है। इसी दौरान एक बम कैली के हाथ के अंदर चला जाता है, पर वो किसी तरह मैट से बचकर घर के बाहर अपनी कार में चली जाती है। पर कुछ ही घंटों के बाद वो भी एक वैम्पायर में बदल जाती है और जब वो एक वैम्पायर को लोगों का खून पीता देखती तब उसे भी उसका तलब होने लगता है। फिर आगे 17 घंटे बाद कैली अपने दोस्त डायना के घर जैक को ढूंढने जाती है, पर तब तक डायना जैक को कैली के घर छोड़ आई थी, जिस वजह से वो डायना के बेटे पर हमला करके उसे ही मार देती है। और अब जब डायना अपने बेटे को बचाने की कोशिश करती तब कैली डायना को भी जान से मार डालती है, जिसके बाद वो एक आवाज का पीछा करते हुए एक सबवे टनल के अंदर पहुंच जाती है, जहां वो मास्टर से मिलती है। वहीं डच और वेस्ली पाल्मर के ऑफिस आइकोस से मिलने जाते हैं, पर पाल्मर उन दोनों को वहां पकड़ लेता है और अपनी आदमियों से उन दोनों को मार देने का आदेश देता है। जहां पाल्मर के लोग वेस्ली और डच को मारने के लिए ले जाते हैं, पर वो उन दोनों को मारने के बजाय छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता था कि पाल्मर कितना गलत काम कर रहा है। इधर एफ्रेम डायना के घर कैली को ढूंढने जाता है, जहां वो पहले से ही डायना और उसके बेटे को वैम्पायर में बदला हुआ पाता है, इसलिए अब ना चाहते हुए भी उसे उन दोनों को शूट करना पड़ता है। अब आगे एफ्रेम फिर से सटकारियन के शॉप में जाता है, जहां जैक को कैली का फोन आता है और अपना भरोसा बनाए रखने के लिए कहता है कि उन्हें कैली जल्दी मिल जाएगी, जिसके साथ ही एपिसोड 10 भी यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 11 की शुरुआत वेसिली से होती है, जो एक यूवी लाइट बॉम्ब बना रही होती है, जिसकी मदद से वो वैम्पायर से लड़ सके। वहीं दूसरी सीन में गस वैन से भागने के बाद अपने अपार्टमेंट आ जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी माँ और भाई पहले से ही वैम्पायर में बदल चुके हैं, जिसे देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी उसका भाई उस पर हमला कर देता है, इसलिए अब गस बचाव में मजबूरन अपने भाई को मारकर अपार्टमेंट से निकल जाता है। लेकिन तभी वहाँ वो अपने लैंडलॉर्ड को भी वैम्पायर में बदलता पाता है, इसलिए अब वो उसे भी मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एफ्रेम, नोरा, सट्रैकन और वेसिली अपने मिशन पर मास्टर को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जहाँ वो जैक और नोरा की माँ को शॉप में छोड़कर चले जाते हैं। अब सबके जाने के बाद नोरा की माँ अपना सिगरेट समाप्त हो जाने की वजह से चिढ़ जाती है, जिसे देखकर जैक अकेले ही शॉप से निकलकर पास ही की एक दुकान पर जाता है, जहां से वो कुछ सिगरेट लेने ही वाला था कि तभी कुछ लुटेरे अंदर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जैक बेसमेंट में छिप जाता है, जहां वो एक वैम्पायर को देखता है, जिसको देखकर वो फिर से दुकान में आ जाता है। पर तब तक वो वैम्पायर भी आ जाते हैं, जो लुटेरों पर हमला कर देते हैं, जिस मौके का फायदा उठाकर जैक वहां से भाग निकलता है और भाग्य से सही सलामत पहुंच जाता है। उधर नोरा, एफ्रेम, सट्रैकियन और वेसिली सबवे में मास्टर को ढूंढने में लगे हुए थे, जहां टनल के अंदर जाने पर उन्हें वहां सोया हुआ एक वैम्पायर का ग्रुप दिखाई देता है, जिन्हें वो सभी बिना उठाए आगे बढ़ते हैं। वहीं एफ्रेम को एक औरत दिखाई देती है, जिसे वो कैली समझता है, पर पास से देखने पर पता चलता है कि वो कैली नहीं है, जिससे अब एफ्रेम के सांस में सांस आती है। अब आगे सबको पता चलता है कि करंट की मदद से भी वैम्पायर्स को मारा जा सकता है, जहां अब आगे उन्हें एक छोटा टनल मिलता है, जहां पहले उसके अंदर एफ्रेम जाता है और फिर उसके पीछे सट्रैकन भी जाता है। पर तभी एफ्रेम को कैली की आवाज आती है, जो मदद के लिए पुकार रही थी। अब एफ्रेम आवाज का पीछा करता है, पर सट्रैकन उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि एक ट्रैप हो सकता है। उधर नोरा और वेसिली पर वैम्पायर्स का हमला हो जाता है, जिन्हें अब दोनों मिलकर यूवी लाइट की मदद से समाप्त करने लगते हैं।
जिसके बाद नोरा और वैसिली भी उसी टनल के अंदर चले जाते। इधर एफ्रेम केली की आवाज का पीछा करते हुए केव के अंदर आ जाता है जहाँ उसे मास्टर का कॉफिन मिलता है। वो तुरंत कॉफिन को खोल देता है पर उसके अंदर कुछ नहीं होता और तभी वैम्पायर्स की झुंड उसकी तरफ बढ़ने लगती है जहाँ अब अचानक से ही वहाँ मास्टर भी आ जाता है जो एफ्रेम की गर्दन को पकड़कर उसे मरोड़ने ही वाला होता है। लेकिन सही समय पर सट्रैकन वहाँ पहुंच जाता है जो अब मास्टर पर अपने सिल्वर स्वॉर्ड से हमला करने ही वाला था कि तभी वैसिली मास्टर की तरफ अपना बनाया गया यूवी लाइट बॉम्ब फेंक देता है जिसे देखते ही मास्टर टनल से भाग जाता है पर उस बॉम्ब की वजह से बाकी सारे वैम्पायर्स मारे जाते हैं। अब आगे टनल से निकलते दौरान एफ्रेम और बाकी सभी एक केव के सामने आ जाते जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे वैम्पायर्स दिखाई देते जो ट्रांसफॉर्म हो रहे थे। वहीं अब सट्रैकन अपने हार से बहुत चिढ़ा हुआ था क्योंकि वो मास्टर को मार नहीं पाया इसलिए वो केव के अंदर जाने की जिद करता है पर वैसिली और एफ्रेम उन्हें लेकर वहां से चले जाते हैं जिसके साथ ये एपिसोड 11 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 12 की शुरुआत आइकोस से होती है जो पाल्मर से हॉस्पिटल मिलने गया था। पाल्मर अब जो मरने के कगार पर था वो आइकोस से विनती करता है कि मास्टर को उसके पास बुलाने के लिए जिससे वो भी वैम्पायर में बदलकर अमर हो सके। इधर एफ्रेम, नोरा, सट्रैकन और वैसिली फिर से शॉप पर आ जाते जहाँ अब सट्रैकन काफी उदास था क्योंकि वो मास्टर को मारने में नाकामयाब रहा। इसके बाद अब वो अपने बेसमेंट में जाते और जार में रखे हुए वैम्पायर हट से बात करने लगते जहाँ नोरा भी आती है और सट्रैकन को ऐसा करते हुए देखकर उन्हें जार के बारे में पूछती है पर सट्रैकन कोई जवाब नहीं देता बल्कि गुस्सा हो जाता है। वहीं अब आगे वैसिली मैप पर उन जगहों को लोकेट करने की कोशिश करता है जहाँ वैम्पायर्स के ग्रुप के होने की संभावना है। इसलिए अब वैसिली और एफ्रेम दिन के समय वैम्पायर्स को ढूंढने जाने का फैसला करते हैं जहाँ अब डच भी आती है और उनसे इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट को हैक करने की बात करती है जिससे एफ्रेम शहर के सभी लोगों को चल रही घटना के बारे में बता सके। वहीं अब सट्रैकन सभी से अपने किए बर्ताव के लिए माफी मांगता है और उन्हें ये भी रिवील करता है कि आज से कुछ साल पहले भी उसने मास्टर को समाप्त करने की कोशिश की थी पर उसमें भी वो नाकामयाब रहा और इस बार भी वो उसे नहीं मार पाया। दूसरी तरफ डच इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट को हैक कर लेती है जिसके बाद एफ्रेम 30 सेकंड के लिए लाइव आकर सभी लोगों को अपने घर में चौकन्ना रहने को कहता है और शहर के हाल के बारे में बताता है। साथ ही पायलट वाली वीडियो को भी स्ट्रीम कर देता है जिसके बाद वो लाइव सेशन बंद कर देते हैं। पर तभी ऊपर से एफ्रेम को नोरा की माँ की आवाज आने लगती है जहाँ ऊपर जाने पर सभी वहाँ एक वैम्पायर को देखते हैं। इसलिए बिना किसी देरी के एफ्रेम और वैसिली मिलकर वैम्पायर को मार डालते हैं। लेकिन तभी आइकोस भी अपने वैम्पायर्स को सट्रैकन के शॉप के बाहर भेज देता है। इसलिए अब सिचुएशन को देखते हुए सट्रैकन सभी को शॉप से खुफिया रास्ते से निकलने की तैयारी करने लगता है पर वहीं नोरा की माँ इन्फेक्ट हो गई थी उस वैम्पायर के काटने की वजह से। इसलिए हम ना चाहते हुए भी नोरा सिल्वर स्वॉर्ड से अपनी ही माँ को मार डालती है ताकि उसकी माँ वैम्पायर में ना बदल सके। जिसे देखकर सट्रैकन को अपने पास के बारे में याद आता है जहाँ उसने भी अपनी पत्नी को मारा था ताकि वो भी वैम्पायर में ना बदल सके और उसी के दिल को सट्रैकन ने आज भी जार में संभाल कर रखा है। वहीं अगले सीन में आइकोस अपने वैम्पायर्स के साथ शॉप के अंदर पहुंच जाता है पर तब तक सट्रैकन सबको लेकर वहां से निकल चुका था। दूसरी तरफ स्टोनर ग्रुप में आखिरकार मास्टर पाल्मर से मिलने आते और अपना खून पिलाकर उसकी तबीयत सही कर देते पर उसे इन्फेक्ट नहीं करते जिससे पाल्मर बहुत खुश हो जाता है। जिसके साथ ही ये एपिसोड 12 यहीं समाप्त हो जाती है। अब सीरीज की आखिरी एपिसोड की शुरुआत पाल्मर और उसके असिस्टेंट फैट्स विलियम से होती है जो सट्रैकन के शॉप में आते हैं जहां पाल्मर फैट्स विलियम से सट्रैकन के सारे रिसर्च और साथ ही उस वैम्पायर के दिल को भी अपने साथ पैक करके ले चलने को कहता है। वहीं आइकोस भी आता है जो पाल्मर को फिर से ऐसा देखकर काफी खुश होता है। आइकोस और पाल्मर को समझाता है कि मास्टर ने बस उसकी तबीयत सही की है ना कि उसे अमर किया है। अमर होने के लिए उसे मास्टर का वफादार होना पड़ेगा। जिसे सुनकर पाल्मर को गुस्सा आता है पर वो अमर होने के लिए कुछ भी कर सकता था। वहीं उसी तरफ सट्रैकन और बाकी सब मिलकर मास्टर तक पहुंचने का प्लान बनाने लगते हैं। अब अगले सीन में कुछ पैराट्रूपर वैम्पायर्स उसी गैंगस्टर गर्ल्स को पकड़कर एक बंद कमरे में उसे चेयर से बांध देते हैं और उधर पाल्मर को अपनी कंपनी में एफएम के इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट के बारे में पता चलता है जिसके चलते गवर्नमेंट भी पूरे शहर को क्वारंटाइन करने का प्लान बना रही है। जिस पर अब वो फैट्स विलियम से कार निकालकर सीडीसी के हेड मैगी से मिलने का कहता है पर वहाँ तो उल्टा फैट्स विलियम वहाँ से अपनी जॉब छोड़कर चला जाता है ये कहकर कि वो बुराई का साथ नहीं दे सकता। उधर दिन के समय एफ्रम और वैसिली मास्टर की तलाश में एक सुएज टनल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मास्टर का कॉफिन मिलता है जिसके पास कुछ वैम्पायर सो भी रहे थे। जो अब वैसिली और एफ्रम की मौजूदगी को महसूस करते हुए सारे वैम्पायर जाग जाते हैं। इसीलिए अब दोनों तुरंत ही बाहर भागते और टनल के दरवाजे को भी खुला रहने देते जिससे धूप की रोशनी अंदर आ सके और वैम्पायर
वैम्पायर उसकी वजह से बाहर ना आ पाए। वहीं आगे मैडी जो सीडीसी की हेड थी वो शहर को क्वारंटाइन करने का प्लान बना रही थी। दूसरी तरफ पाल्मर और आइकोस उसे मिलने आते, जहां पाल्मर उसे धमकी देता है कि अगर उसने कुछ भी ऐसा किया तो वो उसके करियर को समाप्त कर देगा। पर मैगी उसकी धमकियों से नहीं डरती, जिस पर अब पाल्मर मैगी से छत पर अकेले में बात करने के बहाने उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। वहीं इधर एफ्रेम और सट्रैकन जैक को आने वाले खतरे यानी कि वैम्पायर्स के लिए तैयार करते, जहां सट्रैकन जैक को सिल्वर स्वॉर्ड देते और उसका प्रयोग करना भी सिखाते, जिसके बाद सट्रैकन और सभी उसी सीवेज टनल के अंदर जाते, जो अंदर प्रवेश करते ही दर्जनों की संख्या में वैम्पायर्स को देखते, जिस पर अब वैसिली अपनी यूवी बॉम्ब से सारे वैम्पायर्स को मारने में कामयाब होता है। अब आगे टनल से होते हुए सभी थिएटर के अंदर पहुंच जाते, जहां और भी वैम्पायर्स थे, इसलिए अब डच, नोरा और वैसिली वैम्पायर से लड़ते, जबकि सट्रैकन और एफ्रेम जैक के साथ मास्टर को ढूंढने जाते, जहां सट्रैकन को अपनी मरी हुई पत्नी की मिरियम की आवाज आती है और वहीं उसे मास्टर भी मिलता है। तभी वहां जैक और एफ्रेम भी आ जाते, जो आते ही खिड़कियां तोड़ने लगते, जिससे सनलाइट अंदर आकर मास्टर को जलाकर मार सके। उसी दौरान फिर एफ्रेम सट्रैकन की सिल्वर स्वॉर्ड से मास्टर पर हमला करता है और फिर मास्टर को लेकर बिल्डिंग के छत पर आ जाता है, जहां सनलाइट के संपर्क में आते ही सनलाइट मास्टर को जलाने लगती है, पर जल्दी मास्टर एफ्रेम से बचकर फरार हो जाता है। वहीं नीचे जो वैम्पायर्स वैसिली, नोरा और डच से लड़ रहे थे वो भी मास्टर के जाते ही वहां से चले जाते, पर तभी सट्रैकन सोच में पड़ जाता है कि सनलाइट में भी मास्टर कैसे नहीं मरा, उसे अब कैसे मारा जाए। दूसरी तरफ हम उन वैम्पायर्स को देखते जिन्होंने गस को पकड़ रखा था, जो अपनी आप को पैराट्रूपर वैम्पायर्स बताते, जो बुरे वैम्पायर्स को मारने का काम करते। वो गस से उनका साथ देने को कहते, जिससे वो दिन के समय भी बुरे वैम्पायर्स को समाप्त कर सके। वहीं इधर जैक को सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, इसलिए अब जैक और एफ्रेम कैली के घर उसका इनहेलर लेने जाते, पर तभी एफ्रेम को पता चलता है कि जैक नाटक कर रहा था ताकि वो यहाँ आकर अपने परिवार की फोटो ले सके। पर अब जब दोनों वहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी घर के बाहर कैली आ जाती है, जो अब वैम्पायर में बदल चुकी थी। कैली को अब देखते ही जैक उसके पास जाने की जिद करता है, पर ना चाहते हुए भी एफ्रेम को कैली पर शूट करना पड़ता है, जिससे वो मरती तो नहीं पर वहाँ से भाग जाती है। वहीं फिर सट्रैकन बताता है कि मास्टर कैली को उनके खिलाफ इस्तेमाल करने वाला है, जिसके साथ ये सीरीज 1 यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसके अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द ला सकूं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती तो दोस्तों लाइक करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा सपना पूरा करने में मदद करिएगा, ताकि मैं भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर की फैमिली रीच कर सकूं। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।